हम लोग पढ़े थे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पढ़े थे ना। हाँ, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसके ऊपर कुछ पावर है ना, यही पढ़ते हैं। अब जो हम लोग पढ़े रेट, यही पढ़े ना, इसके ऊपर हम लोग एक्स ले लेते हैं, इसके ऊपर हम वाई ले लेते हैं, है ना। ये और ये भी तो कोफिशिएंट था, लेकिन इस पावर को डिटरमाइन क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग रेट लॉ पढ़े तो उससे हमको पता चला ना कि जो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर है वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, ना कि थ्योरेटिकली। ठीक है, ज़्यादातर केस में सेम ही होता है, एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली, जैसे कि कोफिशिएंट से तक वही होता है, लेकिन कुछ केसेस में डिफरेंट होता है, इसलिए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना बेहतर होता है। ठीक है, तो ये जो पावर ऑफ है ना, ये जो पावर ऑफ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, सम ऑफ द पावर, सम ऑफ द पावर, yes, sum of the power raised, sum of the power raised to the concentration terms in the rate expression, rate expression। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, ये हो गया n इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, तो सम ऑफ द पावर्स, ठीक है ना, टू इज द कॉन्सेंट्रेशन रेंज, है ना, सम ऑफ द पावर्स टू इज द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, टू इज the concentration terms are raised the rate expression। ठीक है, बात समझ में क्लियर। तो जो भी पावर रहेगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर, उस सबको हम ऐड कर देंगे तो हमको फाइनली क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और चूंकि ये जो पावर है ये हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली, इसको थियोरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी थियोरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, इसको भी हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी हम थियोरेटिकली पता नहीं कर पाएंगे, इसको जब भी पता करेंगे तो एक्सपेरिमेंटली करेंगे। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको पता नहीं चलेगा। आया बात समझ में? हाँ हाँ, यहाँ में इसको एक के जगह दोनों जगह, ठीक है ना, दोनों जगह देंगे तब तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, वो एक ही जगह देंगे, क्लियर। या तो हमने इसके साथ लेके, है ना, क्लियर। इस लास्ट का तो कल क्या लिखे, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद जो है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है ये पता करना है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर में भी हो सकता है, नेगेटिव में नहीं होगा। पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, जीरो ऑर्डर हो सकता है। तो अभी तुम लोगों को सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर तक पढ़ना है।
ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर तक एक्सप्रेशन को भी निकालना है, तो हम लोग यहाँ तक देख लेंगे, ठीक है ना। आया बस समझ में। तो अगर n का वैल्यू 0 आता है ना, if n equal to 0 है ना, that is x plus y या पावर ऑफ, वो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया फर्स्ट, रिएक्शन हो गया फर्स्ट, एंड रिएक्शन इज कॉल्ड 0, ठीक है, रिएक्शन इज कॉल्ड 0, ठीक है। अगर n का वैल्यू 1 आ गया तो रिएक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और n का वैल्यू 2 आ गया तो रिएक्शन इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर, है समझे। तो n का वैल्यू जो होगा उसी के ऊपर हम बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है रेट कांस्टेंट का हर ऑर्डर के लिए अलग अलग, समझिए, हाँ। तो हम लोग आप देखते हैं यूनिट कांस्टेंट, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से जो है रेट कांस्टेंट का यूनिट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या इससे हम लोग रेट कांस्टेंट क्या हो गया, रेट कांस्टेंट क्या है, आर है ना, हाँ? ये क्या है, रेट है ना, रेट, और ये कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड हो जाएगा जाके उधर, हाँ, रेट बाय कॉन्सेंट्रेशन, रेट बाय कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर दैट इज है ना, एक ही कॉन्सेंट्रेशन कर, हाँ, यही ना होगा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट हो गया रेट अपॉन रेट अपॉन रेज टू सम पावर कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये होगा फॉर 0 ऑर्डर n इक्वल टू 0, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट इक्वल टू माइनस रेट क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, यही ना है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन है, मोल पर, यही ना है, यही ना, इसमें मोल पर लीटर, मोल पर लीटर कट गया, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, ये माइनस देना जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग निकाल रहे हैं क्या, यूनिट भी निकाल रहे हैं, तो इस माइनस को लिखना जरूरी नहीं है, समझ गए, यूनिट लिख रहे हैं। तो बच गया क्या हमारे पास, ऊपर 1 पर सेकेंड बचा ना, तो यूनिट क्या हो गया पर सेकेंड, और 0 ऑर्डर यूनिट क्या हो गया पर सेकेंड, ठीक है, यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के लिए क्या हो गया पर सेकेंड। तो अगर इस कहीं पर रेट कांस्टेंट दिया होगा उसका यूनिट अगर पर सेकेंड है तो तुरंत समझ जाओ कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, आई बात समझना, क्लियर। अब हम लोग जो है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, रेट कांस्टेंट हुआ, तो रेट है ऊपर में, तो क्या हो गया, n इक्वल टू 1
वन हो जाएगा, है ना, n इक्वल टू वन हो जाएगा। पीछे वाला जो हम बताया तो हाँ गड़बड़ बता दिया, हाँ वो गलत बता दिया, ठीक है, वो गलत हो गया। पापा इक्वल टू हो गया कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया मोल पर लीटर, ठीक है, नहीं ना, और कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया हमारा रेट का पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन हो गया मोल पर लीटर, और इसके ऊपर पावर देंगे तो इनका वैल्यू जीरो न हो गया, ये तो वन हो गया, तो यूनिट को जीरो ऑर्डर का गलत हो गया उस समय, हाँ इसका जो होता है वो गलत न हो गया, क्योंकि एन का वैल्यू जीरो है ना, एन का वैल्यू जीरो पड़ेगा कि नहीं, ये टर्म वन हो गया ना, तो जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो गया हमारा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा यूनिट किसका, जीरो ऑर्डर, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर का, तो इसके पहले जो बताया तो वो गलत हो गया, ठीक है ना, हाँ। अब हम लोग सीखेंगे, ये हो गया किसका, जीरो ऑर्डर के लिए हो गया, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखेंगे तो मोल पर लीटर हो गया, ठीक है, किसका, रेट का, कॉन्सेंट्रेशन के लिए हो जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है, पावर इस पर वन होगा, एन का वैल्यू वन है ना, तो पावर वन होगा, ठीक है, और जब पावर वन होगा पी अकेले रहेगा, पी और ये कट जाएगा, कटेगा ना, हाँ, मोल पर लीटर पर सेकेंड, पावर वन है, ये हो गया मोल पर लीटर, ये और ये कट जाएगा, तो बच गया हमारा पर सेकेंड बचा, ये हो गया मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड होता है, और उसमें आप जीरो ऑर्डर में ही बता दिए थे, ठीक है, गलत हो गया, समझ गए, ध्यान रखना है, कहीं भी एक जगह गड़बड़ होगा तो गड़बड़ हो जाती है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू जीरो होता है, एन का वैल्यू जीरो मिटाएंगे, ये पूरा टर्म ही वन हो जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ जो ऊपर बचा वही बचेगा, ये हो तो मोल पर लीटर पर सेकेंड रहेगा, तो वो हो गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड सिर्फ है तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है, अब देखते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू क्या हो गया, टू हो गया, तो फिर हम लोग रेट कांस्टेंट का निकालते हैं, ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही ना होगा, ऊपर में रेट है ना, हाँ हाँ, उसके बाद क्या है, कॉन्सेंट्रेशन नीचे है, समझ में आया ना, हाँ, यहाँ पर क्या होगा, रेट बाय कॉन्सेंट्रेशन, रेट बाय कॉन्सेंट्रेशन है पावर, है ना, यही ना है कॉन्सेंट्रेशन, ये पार्ट हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, ये पार्ट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू, उसके बाद आगे दे देंगे कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर, आई बात समझना, ये हो गया हमारा जनरल हो गया रेट का फॉर्मूला, है ना, रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर,
ठीक है, ये हो गया जनरल फॉर्मूला। उससे ये हम निकाल लेंगे, उससे ये निकाल लिए फॉर्मूला। ठीक है, ये ज़्यादा सूटेबल हुआ। हाँ ठीक है ना। हाँ ये हो गया हमारा। ऊपर में क्या है, रेट है, तो रेट का जो होता है यूनिट वो लिख दिए, और डिनोमिनेटर पर क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। और इसके ऊपर पावर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एन का वैल्यू। ठीक है, आया समझ में। हाँ तो इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, मोल पर लीटर दो है ना, उसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे बचेगा ना, तो ऊपर बच जाएगा पर सेकेंड और नीचे बच जाएगा मोल पर लीटर, एक बचेगा। अब क्या होगा, ये नीचे, ये जो है ये ऊपर जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, होगा ना, और ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। आई बात समझ में। तो कौन कौन, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए लीटर सेकेंड पर मोल, लीटर सेकेंड पर मोल, सीधा भी लिख सकते हो, पर मोल लीटर। हाँ ये पर सेकेंड नीचे ही रह जाएगा ना, ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर ना ये पर मोल लीटर। आई बात समझ में। ये ना उलटेगा, ये ना डिवीजन में है, डिनोमिनेटर पर जो है ये ना उल्टा हो जाएगा, लीटर ऊपर जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नीचे ही रह जाएगा। ये 1/सेकेंड है तो नीचे चला जाएगा सेकेंड, तो सेकेंड नीचे रहेगा, डिनोमिनेटर पर ना रहेगा, है ना। जब हम रीअरेंज करेंगे तो सेकेंड नीचे रह जाएगा, मोल भी नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो पर मोल हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा, और लीटर, तो पर मोल लीटर पर सेकेंड, या अरेंज करके लीटर पर मोल पर सेकेंड, कैसे भी लिखा रहेगा कोई फर्क नहीं। ठीक है, जैसे लिखना है लिखिए। ठीक है, तो हम लोग यूनिट देख करके भी पहचान सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, क्योंकि रेट कांस्टेंट जो है सभी के लिए अलग अलग है। जीरो ऑर्डर के लिए अलग है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग है, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग है। तो सेकंड ऑर्डर तक पढ़ते हैं, उसका आगे का नहीं, हायर ऑर्डर अभी नहीं पढ़ेंगे, वो सब हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, मेनली जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम समझ लिए, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने से पहले हमको बस यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन को अरेंज करना है। ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सम ऑफ द पावर है, तो जितना पावर है हमको सिर्फ उसी से मतलब है। इसलिए जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं उसमें एक ही टर्म रखते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है ना, जो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म का कंसिडरेशन करके फायदा थोड़ी, तब तो और जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ लिए हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या किए, रेट को हम लोग अरेंज करके लिख दिए, है ना। रेट इक्वल टू पापा इंटू, जैसे हम लोग लिखे थे a टू द पावर x और b टू द पावर y। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चूंकि ये दोनों मिला के होता है, तो रेट के इक्वेशन को हम इम्प्रूव कर दिए, है ना। ये दोनों मिला के एक ही टर्म लिख दिए कॉन्सेंट्रेशन, और इसके ऊपर हम पावर दे दिए n, क्योंकि x और y मिला के हमको पावर से मतलब है। ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो दोनों मिला करके हम
एक ही कर दिए। तो ये इम्प्रूव करने के बाद जो है आराम से फॉर्मूला आ जाएगा, ये इक्वल टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट को निकालेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो। कल भी हम लोग देखे थे ना, ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट था, हाइड्रोलिसिस ऑफ CHCl3 का रिएक्शन जो क्लोरीन से था, है ना, इसमें फ्रैक्शनल रेट ऑफ आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे ये एग्जांपल अगर हम लेते हैं CHCl3, है ना, इसको रिएक्शन अगर Cl2 से कराएंगे तो क्या क्या बनाता है, क्या क्या बनाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा और HCl बनाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, रेट इक्वल टू माइनस, है ना, उसके बाद CHCl3, इसके ऊपर पावर कितना है, 1 है, और Cl2 के पावर कितना है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है ना, और इसके ऊपर पावर कितना हो गया, हाफ हो गया, तो कितना हो गया 1.5। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है। क्लियर। और 0, 1, 2 सब तो होता ही है, मतलब कितना भी हम कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा सेम ही रहता है। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कि इनिशियली हम कितना कॉन्सेंट्रेशन ले, कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन लो, रेट हमेशा सेम रहता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए रेट क्या लिखा है, NH3, है ना, रेज टू सम पावर, यहाँ जो पावर होगा वो 0, यानी कोई मतलब ही नहीं है कि ये अमोनिया कितना लेके चले, है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया में अमोनिया के 1 किलो लेंगे, 10 किलो लेंगे, 50 किलो लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 ग्राम लें, 2 ग्राम लें, उससे भी कोई फर्क नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा सेम होगा, चाहे 1 ग्राम लें या 1 किलो लें या 100 kg लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, है ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा सेम रहता है। तो ऐसा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, यहाँ पर क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो, घटाओ, बढ़ाओ, उससे रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर 0 देंगे तभी नहीं ऐसा सब 0 ऑर्डर होगा। इसी तरह से पावर 1 आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, इसलिए डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन डिटरमाइन करेंगे नेक्स्ट वेरी। ठीक है, अब मैं दूसरा टर्म आता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, 0, 1, 2, 3, जनरली यही सब होता है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है 0.5 हो सकता है, 0.25 हो सकता है, हाँ 1.5 और 0.25 कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं। ठीक है, अब है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब नया टर्म आएगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है,
मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं है, इट इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच कोलाइड्स विद वन अनदर एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। एक साथ कितना मॉलिक्यूल, हम जानते हैं ना कि कोलिजन थ्योरी पढ़े हुए हैं। कोलिजन थ्योरी में मालूम है कि रिएक्शन तभी होता है जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करता है ना। ये अल्टीमेट पार्टिकल सब आपस में जब कोलाइड करता है तभी केमिकल रिएक्शन होगा, और वो भी इफेक्टिव कोलिजन। तो उसमें हम लोग देखते हैं, अब ये जो पार्टिकल्स है वो आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स ये सब आपस में टकराता है तभी तो केमिकल रिएक्शन होता है ना। आई बात समझ में? तो अब कितना एटम, कितना आयन या कितना मॉलिक्यूल आपस में टकरा सकता है साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे, एक साथ, ठीक है ना। तो हमारे पास गुल्ली होगा, गुल्ली से कोशिश करना, ठीक है ना। कितना भी कोशिश करोगे 3 गुल्ली एक साथ टकरा सकता है, चौथा गुल्ली नहीं लगता। घर में कोशिश करके देखते हैं, जैसे एक गुल्ली रखा हुआ दूसरे से उसमें मारे, ठीक है, टकरा जाएगा। अब 2 गुल्ली रखा हुआ है, तीसरा से मारेंगे तो तीनों आपस में टकराएगा। वहाँ पर 3 गुल्ली रख दो, अब फिर चौथा से मारने की कोशिश करो तो वो नीचे 3 को गुल्ली है, तीनों से टकराएगा तब 4 एक साथ टकराएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। संभावना बहुत ही कम है ना। मैक्सिमम टाइम ये संभावना है कि 3 से ज़्यादा पार्टिकल एक साथ नहीं टकरा सकते, इसलिए मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 0 भी नहीं हो सकता है। मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, क्योंकि मोलेकुलरिटी कुछ नहीं है, इट इज़ अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच गेट कोलाइड विथ वन अनदर साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। तो प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि 3 से ज़्यादा एक साथ टकराए, ठीक है, बहुत ही रेयर केस होता है। तो इसलिए मोलेकुलरिटी हमेशा 3 ही वैल्यू होता है, 1, 2, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, 0 के बाद कोई भी नंबर हो सकता है, 0 एंड मोर देन 0 कोई भी नंबर हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन का 3 ही वैल्यू होगा, और वो कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। 3 से ज़्यादा मोलेकुलरिटी होने का कोई संभावना नहीं है। आई बात समझ में? हाँ, तो मोलेकुलरिटी का फिक्स्ड है वैल्यू, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि इससे ज़्यादा कुछ टकरा सकता है, ठीक है ना। तो देखना पड़ेगा कि मोलेकुलरिटी किसका किसका है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग लेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, जैसे NH4 NO, ये डिकम्पोजिशन हो गया। अब यहीं पर ये देखते ही लग रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि नहीं है ना। तो इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर ये और ये एक ही है, तो इसका मोलेकुलरिटी कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ मोलेकुलरिटी कितना हो गया, 2 मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहा है, ये बाई मॉलिक्यूलर हुआ, ये यूनिक, ये भी बाई मॉलिक्यूलर हुआ। ये दोनों एग्जाम्पल बाई मॉलिक्यूलर का हो गया, इसमें 2 मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहा है, अमोनिया और अमोनिया। हाँ, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का एक मॉलिक्यूल और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहा है ना। तो 1 + 1 कितना हो गया, मोलेकुलरिटी 2 हो गया। 2 हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल अमोनिया का टकरा रहा है आपस में, ये भी हो गया बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है ना। हाँ, और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनि मॉलिक्यूलर। जैसे NH4NO2 है, हाँ, NH4NO2 है, ये जब टूटेगा क्या क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगा और साथ में वाटर ही बनेगा। हाँ, ये जब डिसोसिएट होगा तो
यही बनेगा। अब ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना नहीं है, लेकिन रिएक्टेंट कितना है, एक ही मॉलिक्यूल है। ये क्या होगा, यूनिमोल, एक ही मॉलिक्यूल टूट रहा है ना, 1 मोल ही है ये, समझ गए ना, क्लियर। तो इसीलिए ये हो गया यूनिमॉलिक्यूलर। ये क्या हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, ये हो गया यूनिमॉलिक्यूलर, क्लियर है। उसके बाद दूसरा हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये इसका डिसोसिएशन होता है तो हाइड्रोजन बनता है और आयोडीन बनता है, ठीक है। आयोडीन में यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहा है, तो ये हो गया हमारा बाइमॉलिक्यूलर, ठीक है। अब देखो ये सब जो भी रिएक्शन हम बताए ये सब एक ही स्टेप में, अभी तक जितना हमने एग्जाम्पल लिए ये सब क्या है, एक ही स्टेप में होगा, ठीक है ना। तो जो रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री। तो अभी तक जितना एग्जाम्पल दिए सारे एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन हम करवाते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है ना, हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये टर्म मॉलिक्यूलर हो जाएगा क्योंकि इसमें 3, तो ये हो गया यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये हो गया बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये हो गया टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 मॉलिक्यूलर जो आपस में टकरा रहे हैं, एक यहाँ है और 2 यहाँ है, टर्म मॉलिक्यूलर, ठीक है ना। तो ये हो गया टर्म मॉलिक्यूलर, 3 से ज़्यादा टकराने का चांस नहीं है, 2 चीज़ें रखा और तीसरा टकरा जाएगा दोनों, है ना। और मॉलिक्यूल सब रिएक्शन में इसमें सारे मूवमेंट में रहता है, सब मूवमेंट में रहता है, कोई स्थिर तो रहता नहीं है। इसलिए जब भी टकराने जाएगा, जब मॉलिक्यूल्स आपस में जब कोलिजन होगा, टकराएगा, तो 3 से ज़्यादा प्रैक्टिकली टकरा ही नहीं पाता है। थियोरेटिकली तो बहुत कुछ टकराएगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो है 3 से ज़्यादा नहीं टकरा पाता है, ठीक है ना। आया बात समझ में, क्लियर। तो इसीलिए इससे ज़्यादा संभव नहीं है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिसमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा जो है, अब जैसे हम लोग ये रिएक्शन देखेंगे, फेशियल, ठीक है। अब हम लोग जैसे एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका जो ये इसका थर्मल डिकम्पोजिशन है, मतलब इसको हम हीट करेंगे, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, रेडिएशन होगा, तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रोजन गैस बनाएगा और साथ में ऑक्सीजन भी बनाएगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो होता है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, समझ गए हैं। ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता, ठीक है। पहला स्टेप क्या है,
ये मल्टीपल स्टेप में होता है। जैसे N2 है, ये पहले टूटेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये टूट करके बनेगा, N2 बनेगा और नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है, जैसे टूट जाएगा। आई बात समझ में? उसका सेकेंड स्टेप में इस नेसेंट ऑक्सीजन का यूज होगा, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है फिर से जा करके उसके ऊपर अटैक करेगा, जो कुछ और मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर, ठीक है। और ये सब इस पर अटैक करेगा वापस। अब क्या बनेगा? ये यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन चुका है ना, नाइट्रोजन बन चुका है ना, है, फिर से बनेगा यहाँ पर। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो यही आएगा, दोनों को ऐड करो, ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो ये कट जाएगा ना, हाँ, ये 2N2 प्लस ओवरऑल रिएक्शन हुआ। तो बहुत सारा रिएक्शन जो होता है वो मल्टीपल स्टेप में होता है। बहुत सारा रिएक्शन क्या होता है? मल्टीपल स्टेप में होता है। यहाँ इसलिए ये हम बताएं कि अब जो है जब कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होगा, ठीक है, तो इसमें जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी देखना है और मॉलिक्यूलरिटी भी देखना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस स्टेप का रखेंगे जो स्टेप स्लो हो। जैसे रिले रेस समझते हो, 3-4 आदमी मिल करके एक दौड़ दौड़ता है, जैसे 100 गुना 3, 100 गुना 4, ये सब रिले रेस होता है। 100 गुना 3 मतलब 3 आदमी मिल के 100 मीटर दौड़े, है ना। तो उसमें एक हाथ में रुमाल या डंडा रहता है, थोड़ा दूर एक दौड़ता है, दूसरा बीच में खड़ा रहता है, वो उससे लेकर के वो उससे आगे दौड़ जाता है, तो वो और थोड़ा आगे जो है एक और बच्चा खड़ा रहता है, उससे वो डंडा लेके फाइनली जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचता है ना। आई बस में इसको रिले रेस बोलते हैं। तो उसमें से जो सबसे स्लो जो दौड़ने वाला होगा वो जितना तेज दौड़ेगा उसी पर डिपेंड करता है कि ये रिले रेस वो दौड़ पाता है, क्योंकि जो फास्ट दौड़ रहा है वो फास्ट चलेगा, दौड़ेगा, लेकिन जो उस तीनों में से एक स्लो दौड़ने वाला है, अगर वो फास्ट दौड़ जाए तो हम जीत जाएंगे। मतलब सबसे जो स्लो है रनर, उसमें वो कितना फास्ट वर्क करता है उस पर डिपेंड करता है कि रिले रेस वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, ठीक है ना। उसी हिसाब से जब केमिकल रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होता है, केमिकल रिएक्शन जब मल्टीपल स्टेप में होता है, तो हम ऑर्डर ऑफ, तो इस ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप पे, जो सबसे स्लो स्टेप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कहा जाए कि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे होता है? मॉलिक्यूलरिटी भी लिखना मुश्किल हो जाता है ना। तो सबसे जो स्लोएस्ट स्टेप है उसी से हम पता लगाते हैं कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है ना। यही बात समझ में। अब यहाँ पर देखो, तो इसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन है? 2 स्टेप में हुआ है रिएक्शन, है ना। ये जो है फास्ट है और ये जो है स्लो। तो इस स्टेप का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वही होगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से इसका डिटेल, यहाँ पर जो मॉलिक्यूलरिटी आया वही हम इसको हम बोलेंगे यूनिमर। ऐसे यहाँ दो को ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगा, बायोमॉलिक्यूलर भी बोल सकते हैं, लेकिन जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेंगे तो इसका डिटरमाइन करेंगे, इसी आधार पर हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी डिटरमाइन करेंगे। ये हो गया, समझ में आया? हाँ, क्लियर। तो इवन ऐसे मॉलिक्यूलरिटी जो है रिएक्शन का कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं, इससे बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला
नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, उसका सिग्निफिकेंस बहुत है। मोलेकुलरिटी का वैसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब देखो ये तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया, तो ये दोनों रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो दोनों क्या कहलाएगा? एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना? ये दोनों एलिमेंट, और ऐसा कोई भी दुनिया में रिएक्शन है जो सिर्फ एक ही स्टेप में होता है, वो सब एलिमेंट्री का, वो सारे के सारे एलिमेंट्री। और ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि एक स्टेप में नहीं हुआ है, 2 स्टेप में हुआ है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। तो ये ओवरऑल रिएक्शन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा हो ही नहीं रहा, जैसा ये दिख रहा है वैसा हो नहीं रहा, समझ गए ना? हाँ, तो जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, जब मल्टीपल स्टेप में वो फैसिलिटेट करता है, मल्टीपल स्टेप में वो रिएक्शन आगे बढ़ता है, तो जो एवरी स्टेप है, अलग अलग जो स्टेप है ना, वो सब कहलाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। वो सब क्या कहलाता है? एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है ना? आया समझ में? हाँ, क्लियर? उसी तरह से हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है हाइड्रोजन हाइड्राइड। हाइड्राइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का दिया हुआ है ना। इसका रिएक्शन जो है कोई आयोडाइड से करवाया गया, ठीक है? आई बात समझ में? ये जो रिएक्शन देखने में कुछ लगेगा, तो ये रिएक्शन जो है आयोडाइड के प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन होता है ना। तो क्या क्या बनता है? अल्कलाइन मीडियम में, या अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब क्या होगा? पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन दे दिए, ठीक है ना? पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का यूज किया, अल्कलाइन मीडियम हो गया, ठीक है? तो ये क्या क्या बनाएगा? H2O बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। ये रिएक्शन हो रहा है, तो देखने से कैसा लगता है? ये देखने से कैसा लगता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 2 होना चाहिए, देखने में लग रहा है, देखने में इसका कैसा लग रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होना चाहिए, है ना? है? लेकिन प्रैक्टिकली जो है ये फर्स्ट ऑर्डर, प्रैक्टिकली जो है फर्स्ट ऑर्डर, देखने से सेकंड ऑर्डर लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है? ऐसा कैसे होता है? इसलिए ये रिएक्शन एक स्टेप में होता ही नहीं, ये रिएक्शन एक स्टेप में होता ही नहीं है। पहले क्या होता है?